एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करवा रही हूं, जिसमें अभी तक मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। और अब मैं जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स हुए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो उसमें भी हम लोग गांधी जी के आने के बाद का जो फेज़ रहता है उसको देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को उसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट टॉपिक कराने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लास्ट वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने क्या कराया था। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को खिलाफत आंदोलन के बारे में कराया था कि खिलाफत आंदोलन क्या होता है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की थी। और उसी के बाद मैंने बताया था कि गांधी जी जो है वो खिलाफत आंदोलन को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे थे और इसे एक बड़े अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। तो उसी की पृष्ठभूमि में उन्होंने खिलाफत असहयोग आंदोलन शुरू किया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि खिलाफत आंदोलन के साथ ही हमें असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देने लग जाता है। हालांकि बाद में खिलाफत आंदोलन जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाता है, लेकिन इस टाइम तक आते आते जो असहयोग आंदोलन है वो हमें सक्रिय होता हुआ दिखाई देने लग जाता है। तो आज मैं आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में डिटेल में करवाऊंगी। उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कांग्रेस के 2 सेशन के बारे में, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है उसको शुरू करने से रिलेटेड 2 सेशन हुए थे, जो सत्र हुए थे कांग्रेस के, कि ये आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। काफ़ी लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, लेकिन उन सब के बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने का जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड जो 2 सेशन हुए थे, एक तो पहले कलकत्ता में हुआ था और उसके बाद फिर नागपुर में हुआ था। तो ये दोनों ही सेशन के बारे में हम लोग पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में डिटेल में करवाऊंगी आज ही के वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी है। आप लोग उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसके बारे में। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1920 में। यानी कि जो 2 सेशन मैंने आप लोगों को कांग्रेस के बताए, तो उसमें पहला हमें कलकत्ता का सेशन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कलकत्ता अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी डेट ज़रूर याद रखिएगा, ये सितंबर 1920 में हुआ था। इसके अगर हम लोग अध्यक्ष के बारे में बात करें तो लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने कांग्रेस के मंच से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। तो सबसे पहली बार इसी अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव है वो कांग्रेस के मंच से पहली बार इसी आंदोलन के द्वारा इसी अधिवेशन के द्वारा उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट करने का जो प्रस्ताव है वो पेश किया था। कुछ बड़े नेताओं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मालवीय जी, चित्तरंजन दास, इन सब के द्वारा इस आंदोलन का विरोध किया जा रहा था। यानी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि गांधी जी जो है वो अभी इस आंदोलन को स्टार्ट करें, क्योंकि उस टाइम पे जो है खिलाफत आंदोलन पहले से ही चल रहा था। तो ये नेता जो हैं वो इस आंदोलन के खिलाफ थे। लेकिन इसके बाद भी गांधी जी के द्वारा हम लोग बात करें तो इस आंदोलन को पारित करा लिया जाता है। यानी कि ये जो प्रस्ताव था इस आंदोलन को शुरू करने का, वो प्रस्ताव आखिरकार पारित हो ही जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कलकत्ता का जो सेशन हुआ था, इसमें अंतिम निर्णय नहीं दिया गया था। अंतिम निर्णय जो दिया जाना था वो जब वार्षिक अधिवेशन होगा, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नागपुर अधिवेशन के बारे में, तो उस टाइम पे दिया जाना था। यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कलकत्ता अधिवेशन में ही गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया था। तो कई नेताओं के बीच में बहस हुई, कई लोग इसके विरोध में भी थे, लेकिन उन सब
अवरोधों के बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि आखिर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, लेकिन अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं दिया गया था। अंतिम निर्णय जो दिया जाना था वो जब इसका वार्षिक अधिवेशन होता है उस टाइम पे दिया जाना था। तो कलकत्ता अधिवेशन के बारे में बस आप लोग छोटी सी बात याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ये कब हुआ था, तो ये सितंबर 1920 में हुआ था। इसके अलावा ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। तो ये 3 चीज़ें आप लोग जो हैं वो कलकत्ता अधिवेशन के बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं नागपुर अधिवेशन के बारे में। तो नागपुर अधिवेशन के बारे में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग नागपुर अधिवेशन के बारे में बात करें तो ये कब हुआ था, तो ये दिसंबर 1920 में हुआ था, यानी कि सितंबर 1920 में हमें कलकत्ता अधिवेशन देखने को मिलता है। उसी के 2-3 महीने बाद हमें दिसंबर में जो है वो नागपुर अधिवेशन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसके अध्यक्ष वी राघव चेरियार को बनाया गया था। तो इनके अध्यक्ष का नाम भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और ये कब हुआ था, तो दिसंबर 1920 में हुआ था। अब इसमें असहयोग के अलावा और भी कई सारे प्रस्ताव जो हैं वो पेश किए गए थे, क्योंकि ये वार्षिक स्तर का जो अधिवेशन था, जबकि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वो ऐसे ही 20 में बुला लिया गया था, लेकिन जो ये वाला अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन, ये कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन हुआ करते थे उनका हमें प्रमुख अधिवेशन देखने को मिलता है। तो इसलिए अब हम लोग इसके कुछ और भी प्रस्तावों के बारे में बात कर लेते हैं कि इस अधिवेशन में और कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग असहयोग संबंधी प्रस्ताव के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इसमें एक तरफ विरोध से संबंधित पहलू थे, जैसे कि बहिष्कार, उपाधियों को छोड़ना इत्यादि। तो दूसरी तरफ रचनात्मक कार्यों से संबंधित प्रस्ताव थे, जैसे कि खादी का प्रयोग, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल इत्यादि। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि असहयोग आंदोलन किस तरीके का रहेगा, उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अगर हम लोग बात करें अधिवेशन में शामिल हमें देखने को मिलती हैं कि जो असहयोग आंदोलन होगा उसमें हमें किस तरीके की चीज़ें शामिल होती हुई दिखाई देंगी। तो उससे रिलेटेड जो है इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। जैसे कि इसमें 2 तरीके की चीज़ें डिसाइड की गई थी। पहला तो ये था कि असहयोग आंदोलन जो हम लोग चलाएंगे उसमें हमारे जो विरोध करने का तरीका रहेगा, यानी कि अगर हम लोग बात करें अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग विदेशी वस्तुओं और जो भी विदेशी स्कूल कॉलेज संस्थान हैं उन सब का हम लोग बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा जो भी हमें अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां मिली हुई हैं हम लोग उन सबको छोड़ेंगे। तो ये विरोध करने का तरीका रखा गया था, क्योंकि गांधी जी अपने हर आंदोलन को अहिंसात्मक रखना चाहते थे, यानी कि हिंसा का किसी भी तरीके से वो लोग अपने आंदोलन में शामिल होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये तरीका चुना कि हम लोग इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ रचनात्मक कार्यों को भी जोड़ा गया था, जिससे कि लोगों के बीच में एकता पैदा हो, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो इसीलिए इसमें रचनात्मक कार्यों से संबंधित प्रस्ताव जो है उसको भी पारित किया गया था, जैसे कि खादी का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता पे ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाएगा, और भी कई तरीके की चीज़ें जो हैं वो इसमें डिसाइड की गई थी। यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये था कि हमें हर हाल में आंदोलन को अहिंसात्मक रखना है और साथ ही ऐसे कार्य करना है जिससे कि लोगों के बीच में आत्मनिर्भरता बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के बीच में जो एक है, समन्वय की भावना है वो पैदा हो। तो यही सारे इसके उद्देश्य रखे गए थे। तो असहयोग आंदोलन किस तरीके का होगा उसकी पूरी पृष्ठभूमि जो है वो इस अधिवेशन में डिसाइड कर ली गई थी। तो दोनों ही तरीके की चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला तो कि विरोध करने का जो तरीका रहेगा वो किस तरीके का डिसाइड किया गया था, और साथ ही रचनात्मक तरीके के बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रस्ताव के बारे में बात कर लेते हैं। ये था कांग्रेस संगठन संबंधी प्रस्ताव। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया जाएगा, प्रांत और जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचे का विस्तार किया जाएगा, और हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये लोग कांग्रेस को जो है संगठनात्मक तरीके से और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने एक कमेटी जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नाम दिया गया
उसके गठन की बात की थी, जिसमें 15 सदस्य होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि केंद्र के अलावा जो प्रांत और जिला स्तर है उस पर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संगठनात्मक ढांचे का विस्तार करेंगे और हिंदी जो है उसे हम लोग अपनी संपर्क भाषा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कि कांग्रेस को संगठनात्मक तरीके से मजबूत किस तरीके से किया जाए। तो उससे संबंधी प्रस्ताव जो है वो भी नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो उसमें हमें ये 3 चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें रियासतों के संदर्भ में भी कुछ प्रस्ताव हमें देखने को मिले थे, जैसे कि रियासतों की जनता कांग्रेस के नाम पे आंदोलन नहीं चला सकती है, लेकिन उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का कांग्रेस समर्थन करेगी। यानी कि इसमें ये कहा गया था कि रियासत की जो जनता है, यानी कि जो भी उस टाइम पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनकी जो रियासतें हुआ करती थी, उनकी जनता जो है वो कांग्रेस के नाम पे आंदोलन नहीं चलाएगी। तो इससे रिलेटेड प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था, इस अधिवेशन में जो भी लोग शामिल थे उन्होंने ये ज़रूर कह दिया था कि रियासत की जो जनता है उनके जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, उन्हें कांग्रेस समर्थन देगी, लेकिन वो लोग हमारे नाम पे अपना आंदोलन नहीं चलाएंगे, वो अपनी रियासत के नाम पे ही अपना आंदोलन चलाएंगे। तो रियासतों के संदर्भ में भी ये 2 प्रस्ताव हैं जो पारित किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये नागपुर अधिवेशन था जिसमें ये सारे जो प्रस्ताव हैं वो पारित किए गए थे। तो आप लोग इसके बारे में सारी चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो दिसंबर 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। और बाकी इसमें जो भी प्रस्ताव पारित किए गए थे, इसमें बेसिकली असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव के बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किस अधिवेशन के द्वारा पारित किया गया था। तो नागपुर अधिवेशन आप लोग ज़रूर याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दोनों अधिवेशन देख लिए। सबसे पहले कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन नागपुर अधिवेशन में इसकी जो सारी पृष्ठभूमि है, ये आंदोलन किस तरीके का रहेगा, वो सारा अंतिम निर्णय जो है वो नागपुर अधिवेशन में डिसाइड कर लिया जाता है। तो नागपुर अधिवेशन के बाद ही असहयोग आंदोलन को शुरू करने की मंजूरी मिल जाती है। तो अब हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, मैंने ये बता ही दिया कि किस तरीके का इसका विरोध करने का तरीका रहेगा। तो उसमें इन्होंने बहिष्कार करने का जो विकल्प है वो चुना था, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा, अदालतों का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों ने कुछ नए लक्ष्य भी निर्धारित किए थे, जैसे कि चरखा वितरण किया जाएगा, तिलक फंड के लिए 1 करोड़ की राशि का लक्ष्य रखा था। तो ये भी सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। इन्होंने कुछ छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चरखा वितरण किया जाए, खादी के प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी इसमें। इसके अलावा आंदोलन के दौरान ही हमें देखने को मिलता है कि जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उनकी अपनी कुछ जो भी चीज़ें रही होंगी तो उन्होंने इसी आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने सरकार को चेतावनी दी कि 1 सप्ताह के भीतर राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया गया तो सूरत से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि गांधी जी जो हैं वो इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, वो इस आंदोलन को और भी आगे ले जाना चाहते थे और इसी के साथ जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करना चाहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह या फिर डांडी मार्च भी कहते हैं। हालांकि कुछ कारणों की वजह से उसकी शुरुआत हमें बाद में दिखाई देती है और गांधी जी को ये आंदोलन जो है वो वापस लेना पड़ जाता है। लेकिन गांधी जी की पहले ऐसी कोई मंशा नहीं थी, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो इसी आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे और ज़्यादा वो चाहते थे कि हमारा ये जो आंदोलन है वो सक्सेसफुल रहे, जिससे कि हम लोग इसे और एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सकें। लेकिन हमें दिखाई देता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, जिसमें हमने देखा था कि
कि कुछ लोगों के द्वारा एक जो पुलिस थाना होता है उस पर बम गिरा दिए जाते हैं, या फिर अगर हम लोग कहें उसमें आग लगा दी जाती है जिस भी तरीके से, तो कई सारे पुलिस वालों की जान चली जाती है। तो इसलिए गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि वो जो है वो हर तरीके से इस आंदोलन को अहिंसात्मक रखना चाहते थे, लेकिन जहाँ भी उन्हें दिखाई दिया कि इसमें हिंसा जो है वो शामिल हो चुकी है, तो इसीलिए 12 फरवरी को गांधी जी जो हैं वो इस आंदोलन को औपचारिक तरीके से वापस ले लेते हैं। यानी कि चौरा चौरी की जो घटना हुई थी उसके बाद ही गांधी जी ने इसे वापस लेने का फैसला ले लिया था, लेकिन बाद में फिर 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव के द्वारा ये जो आंदोलन है वो हमें औपचारिक तरीके से वापस लेता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोग असहयोग आंदोलन के बारे में याद रखिएगा। तो बहिष्कार का उनका जो तरीका था, इसके साथ ही उन्होंने कुछ छोटे छोटे लक्ष्य भी निर्धारित किए थे, और बाकी गांधी जी जो हैं वो इसे एक आगे नेक्स्ट स्टेप पर भी ले जाना चाहते थे, लेकिन एक बीच में ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से उन्हें ये आंदोलन जो है वो वापस लेना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बता दी हैं जिन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग इसके कारणों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन के जो कारण थे वो खिलाफत आंदोलन के समान ही हैं, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को खिलाफत आंदोलन कराया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि खिलाफत आंदोलन जो शुरू हो गया था तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन को ही एक बड़े स्तर पर ले जाना चाहते थे, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे। वो लोग खिलाफत आंदोलन को एक बड़े अवसर के रूप में देखना चाहते थे, देख रहे थे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि हम लोग जो है वो इस आंदोलन को एक बड़े स्तर पर लेके जाएं, और इसी के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात की थी, जिसे उन्होंने खिलाफत असहयोग आंदोलन भी कहा था। यानी कि वो जो खिलाफत आंदोलन है वो शुरू हो गया था, उसके बाद ही वो चाहते थे कि इसे हम लोग अखिल भारतीय स्तर का एक बड़ा आंदोलन बनाएं, तो इसीलिए वो असहयोग आंदोलन भी उसके साथ शुरू करना चाहते थे। तो इसी वजह से हमें दिखाई देता है कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने के जो कारण थे वो हमें खिलाफत आंदोलन के समान ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था, उसी का एक नेक्स्ट स्टेप या फिर उसी को एक बड़े स्तर पर ले जाने के लिए गांधी जी जो हैं वो असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बात करते हैं। तो इसके कारण आप लोग खिलाफत आंदोलन के जो मैंने कारण बताए हैं उसके समान ही हैं। हालांकि कुछ चीज़ें आप लोग इसमें हटा सकते हैं, जैसे कि जो इसमें तुर्की वाला जो रीजन था तुर्की के खलीफा का, तो उसको आप लोग हटा सकते हैं। हालांकि वो खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट करने के कारण थे, लेकिन असहयोग आंदोलन जो है वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ ही है। तो इसमें आप लोग बेसिकली यही लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि पहले से जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था गांधी जी उसे एक बड़े स्तर पर ले जाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को एक अवसर के रूप में देखा और उसी के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने खिलाफत असहयोग आंदोलन कहा था। तो ये चीज़ें आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो इसके कारणों को अलग से कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग से और कोई रीज़न है ही नहीं ना। खिलाफत आंदोलन को ही आगे बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो ये बात आप लोग इतनी सी याद रख सकते हैं। अब हम लोग इसकी विशेषताएँ देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन की विशेषताएं। तो इसमें पहला तो मैंने बता ही दिया कि ये कांग्रेस द्वारा संचालित पहला आंदोलन था, यानी कि गांधी जी के आने के बाद हमें देखने को मिला था कि ये अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के द्वारा संचालित ऐसा पहला आंदोलन था जिसका प्रसार शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला था। यानी कि अभी तक जो भी आंदोलन हुआ करते थे वो मुख्यतः मध्य वर्ग के द्वारा और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें ही हमें देखने को मिला करते थे, लेकिन असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा संचालित अखिल भारतीय स्तर का ऐसा पहला आंदोलन था जिसका प्रसार हमें गांव में भी बड़े पैमाने पे देखने को मिला था। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो देसी रियासतें हुआ करती थीं उनमें भी राजनीतिक सक्रियता और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार होता हुआ दिखाई देता है, तो वो भी हमें इस आंदोलन की एक उपलब्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा इनका लक्ष्य ये था कि सभी शांतिमय और अहिंसक तरीकों से स्वराज की प्राप्ति की जाए, यानी कि ये लोग किसी भी तरीके से आंदोलन को हिंसात्मक नहीं होने देना चाहते थे, अहिंसात्मक ही तरीका जो है वो रखना चाहते थे। तो इसका लक्ष्य इन्होंने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि शांति से और अहिंसात्मक तरीके से हम लोग स्वराज की प्राप्ति करेंगे। इसके साथ ही हमें इसमें देखने को मिलता है कि किसान, पूंजीपति,
महिला और जो मुस्लिम समुदाय हैं सभी की हमें भागीदारी इसमें देखने को मिलती है। यानी कि ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं और जो मुस्लिम समुदाय है, उन सब लोगों ने मिलकर खूब भागीदारी दिखाई, इसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, विरोधात्मक तरीका मैंने आप लोगों को बता ही दिया। स्वदेशी आंदोलन के जैसा ही था कि विदेशी वस्तुओं, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन इनका जो लक्ष्य था वो मैंने पहले ही बताया कि हर हाल में इन्हें अपने आंदोलन को अहिंसात्मक बनाए रखना है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इसके विरोधात्मक जो तरीका था उसके साथ ही इन्होंने एक दूसरा तरीका भी चुना था, वो था रचनात्मक कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, जैसे कि आत्मनिर्भरता, समाज सुधार और एकता पे बल देना। ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने रचनात्मक कार्यों के रूप में इस आंदोलन में ऐड की थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो आंदोलन है वो पूरे तरीके से गांधीवादी रणनीति से संचालित आंदोलन था। हालांकि बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी कुछ दमनकारी नीति, जन आंदोलन की सीमाएं, जैसे कि हम लोग बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसे अहिंसात्मक बनाए नहीं रख सके। कुछ ऐसी हिंसात्मक घटनाएं हो गई जिसके कारण गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में ये एक पहला ऐसा आंदोलन था जो कि महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। यानी कि अगर हम लोग बात करें, इसके पहले जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसके बाद ये हमें दूसरा ऐसा आंदोलन देखने को मिलता है जो राष्ट्रीय आंदोलनों की श्रृंखला में हमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में तो मैंने ये डिटेल में करवा दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप लोगों के जो भी डाउट, जो भी कन्फ्यूज़न हो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ संवैधानिक इस टाइम पे प्रावधान जो है वो लाए गए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगी। फिर आगे हम लोग और असहयोग के बाद किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखती हूँ। तो मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।